बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुश आमदीद। हम अपना सीपीसी के लेक्चर्स का सिलसिला जारी रखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर 14 इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। अब कोर्ट इश्यूज को कैसे फ्रेम करती है वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जब भी आप किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए जाते हैं। जब आप इश्यूज को फ्रेम कर लेंगे तब आप पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनको हमने प्रूव करना है अपने केस को विन करने के लिए, या जिनके ऊपर कोर्ट ने डिसाइड करना है केस को। तो उन्हें हम कहते हैं इश्यूज। अब इश्यूज क्या होता है? कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। एक पार्टी एलेज करती है, दूसरी पार्टी डिनाई करती है। एक एलेज करती है, दूसरी डिनाई करती है। तो ये क्या बन जाते हैं? इश्यूज बन जाते हैं। किसी ने इल्जाम लगा दिया, आपने उसको रद्द कर दिया, डिनाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? एक इशू बन जाएगा। उसने दूसरा इल्जाम लगाया, आपने डिनाई किया उसको, तो ये दूसरा इशू बन जाएगा। मतलब ऐसे इश्यूज फ्रेम होते हैं, या ऐसे इश्यूज होते हैं पार्टीज के बीच होते हैं। अब पार्टीज के बीच में दो किस्म के इश्यूज होते हैं। एक होता है फैक्ट का और दूसरा होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड वन इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में वो जो पार्टी अपने फैक्ट्स प्लेंट में लिखेंगे, रिटन स्टेटमेंट में लिखेंगे, वहां से पता लग जाएगा। और जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ है वो फिर देखना पड़ता है कि भाई जिस कोर्ट में फाइल की जा रही है सूट या प्लेंट, क्या उसकी जुरिस्डिक्शन है, और जो सूट फाइल की जा रही है कि वो टाइम बार्ड है कि नहीं है। तो वो हम फिर देखेंगे, उसको लिमिट है उसको फाइल करने की या नहीं है लिमिट। तो उसको देख वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन लॉ ने डिफाइन किए हुए हैं जो लॉ से रिलेटेड है, तो उन्हें क्वेश्चन ऑफ लॉ कहते हैं। और जो भी इश्यूज हैं, जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो एलिगेशन के साथ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, एक बंदा आपसे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, दूसरा बंदा डिनाई कर रहा है, तो उन्हें हम कहते हैं क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ किसने डिसाइड करने होते हैं? कोर्ट ने फ्रेम करने होते हैं, कोर्ट ने वो ड्रॉ करने होते हैं, कोर्ट ने लिखने होते हैं। अब रूल 3 कहता है मटेरियल्स फ्रॉम व्हिच इश्यूज कैन बी फ्रेम्ड। ये जजमेंट इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जब ये जजमेंट आप पढ़ेंगे, इसके सेकंड पेज में लिखा हुआ है कि एलिगेशंस, और इस रूल में भी लिखा हुआ है ऑर्डर 14 रूल 3 कि एलिगेशंस मेड ऑन ऑथ। कोई भी एलिगेशन जो आप ऑथ पे बनाते हैं तो उसके ऊपर इश्यूज को फ्रेम किया जा सकता है। और दूसरा एलिगेशंस मेड इन द प्लीडिंग्स, जो आप प्लीडिंग में मतलब प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में जो भी आप एलिगेशन लगाते हैं उनके ऊपर भी इश्यूज फ्रेम किए जा सकते हैं। एलिगेशन मेड इन इंटरोगेटरीज, जब आपसे कोई सवाल किए जा रहे होते हैं उस टाइम आप कोई एलिगेशन लगाते हैं, तब भी उनके ऊपर भी इश्यूज को फ्रेम किया जा सकता है। लाइक कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में आप प्रेजेंट करते हैं उनके बिना पे भी इश्यूज को फ्रेम किया जा सकता है। ओरल एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज, तो कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई मैंने पार्टीज को एग्जामिन करना है। कोर्ट अगर उनको एग्जामिन करना है, कोर्ट उन एग्जामिनेशन के तहत भी उन इश्यूज को क्या कर सकती है? फ्रेम कर सकती है। जो ओरल ऑब्जेक्शन होता है पार्टीज का, ठीक है, जब ओरल ऑब्जेक्शन पार्टीज का होगा जो ओरल एग्जामिनेशन पे, उस पर भी कोर्ट को इश्यूज को फ्रेम कर सकती है। तो ये 6 ग्राउंड्स हैं, 6 मटेरियल्स हैं जिनके ऊपर कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कर सकती है। ठीक है, तो ये 6 मटेरियल्स हैं। इंशाल्लाह ये जजमेंट जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ अब इश्यूज किस टाइप के होते हैं? इश्यूज ये दूसरी जजमेंट है, इंशाल्लाह ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब इश्यूज अब देखिए, वेदर डिफेंडेंट नंबर 1, फॉर सपोज दो डिफेंडेंट या 3 डिफेंडेंट ने, ठीक है, वेदर डिफेंडेंट नंबर 1 एंटर्ड इनटू सेल एग्रीमेंट ऑफ सूट लैंड विद द प्लेंटिफ। पहला ये होगा कि भाई ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि भाई वो एंटर हुआ है कि नहीं हुआ। और दूसरा है कि भाई वेदर डिफेंडेंट नंबर 1 हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो गया। वेदर द डॉक्यूमेंट नंबर 1 लीज्ड आउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू द डिफेंडेंट नंबर 2 इज एंड 3 इज इलीगल वाइड। अब ये यहाँ पे लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया। ठीक है, अब ये वहां पे आपने डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को आपने डिफाइन करना है कि वेदर दैट डॉक्यूमेंट जो उसको लीज डॉक्यूमेंट दिया गया है, क्या वो वैलिड है, क्या वो वाइड है, क्या वो वैलिड है, लीगल है, या वो वाइड है या इलीगल है, वो आपने भी डिसाइड करना है। ठीक है, वेयर द प्लेंटिफ हैज नो कॉज ऑफ एक्शन टू फाइल प्रेजेंट सूट। ठीक है, उसका कोई कॉज ऑफ एक्शन उसमें मतलब मेंशन ही नहीं किया उसमें। तो हमने जब कहा था जब कॉज ऑफ एक्शन मेंशन नहीं करेंगे ऑर्डर 7 के तहत, रूल 11 कि आपकी सूट क्या हो जाएगी, आपकी प्लेन क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये आपको इंशाल्लाह 2 जजमेंट्स मिल जाएंगी। इसमें आपने जो पहले इसके 2-3 पेजेस हैं उसमें आपने पढ़ना है, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इश्यूज किन किन चीज़ों से हम फ्रेम कर सकते हैं और इश्यूज किस किस टाइप के हमने फ्रेम करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों के ऊपर इश्यूज फ्रेम हो सकते हैं।
ओरल प्लीडिंग मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट पहले एग्जामिन करेगी ओरल, ठीक है। तो रूल नंबर 4 कहता है कि बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज कोर्ट कैन डायरेक्ट द पार्टीज टू कम इन द कोर्ट, एंड उनसे वो क्या करती है अपना उनसे एग्जामिनेशन करती है, और एग्जामिनेशन के तहत और फिर एग्जामिनेशन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन होते हैं उनके ऊपर कोर्ट भी इश्यूज को फ्रेम कर सकती है। और रूल 5 कहता है कि आप कोई भी अब कोर्ट देखती है कोई भी इशू जो इसी तरीके से फ्रेम नहीं किया गया, कोई भी इशू जो इस हमसे गलत इशू हो गया है, तो वो उसको अमेंड भी कर सकते हैं, उसको उधर से निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका कोई रेलिवेंट मतलब ना रेलिवेंसी ना हो केस के साथ, उस इशू को भी स्ट्राइक आउट किया जा सकता है। अब सेक्शन 10C कहता है कि भाई आपने इश्यूज को सही फ्रेम करना है। फॉर सपोज एक कोर्ट है, लोअर कोर्ट ने कोई भी फैसला दिया और वहां पे उसने इश्यूज को सही फ्रेम नहीं किया, और फैसला होने के बाद पार्टीज को पता नहीं लगा, वकीलों को पता नहीं लगा, तो वो क्या किसके पास चली जाती है, हायर कोर्ट में अपील चली जाती है। जब हायर कोर्ट देखती है कि लोअर कोर्ट ने तो इश्यूज सही फ्रेम नहीं किए, तो फिर वो वापस लोअर कोर्ट को वो क्या कहते हैं अपील की सूट भेजती है कि भाई सूट वापस उसको लोअर कोर्ट को भेजती है कि आपने इसमें इशू ऑफ फ्रेमिंग सही फ्रेम नहीं किए थे, आप दोबारा इश्यूज को फ्रेम करें और फिर दोबारा अपना ट्रायल चलाएं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अमेंड स्ट्राइक आउट द इश्यूज, ठीक है, अंडर सेक्शन 107 एंड रूल 5 ऑफ द ऑर्डर 14। अब रूल जो 6 कहता है, अब आपके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, पार्टीज के बीच में क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है किसी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है कि हमने चलो इस पे ना हम लेते हैं अपनी जजमेंट लेते हैं, तो उसको हम रूल नंबर 6 डिसाइड करते हैं। लेकिन इसमें से रूल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अब कौन कौन से आप कॉम्प्रोमाइज किन किन बेसिस पे ले सकते हैं, ठीक है। आप जो कॉम्प्रोमाइज या कंसल्टिंग डिग्री ले रहे हैं वो कौन किन बेसिस पे ले सकते हैं। द फर्स्ट बेसिस विथड्रॉल ऑफ द सूट अनकंडीशनली, आप सूट को विथड्रॉ कर लेते हैं अनकंडीशनली, आप कोई शर्त नहीं लगाते, आप अनकंडीशनली, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, उसके खिलाफ आपको कोई मसला हो गया तो आप कोर्ट चले गए, फिर बाद में उसने कहा यार हम दोस्त हैं, हम रिश्तेदार हैं, हम क्यों अपने आप को कोर्ट में लेके जाएं, चलो हम बाहर ही अपनी सेटलमेंट कर लेते हैं। आप जो है ना सूट वहाँ से अनकंडीशनली क्या कर लें, विथड्रॉ कर लें, और वो विथड्रॉ कर लेते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, वो जिस तरीके से मतलब आपस में बैठ के आपस के मसले हल कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं विथड्रॉल ऑफ द सूट अनकंडीशनली। मतलब उसने कोई शर्त वगैरह नहीं लगाई, अगर भाई मैं सूट से विथड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसने जो हमारे बीच में मुआहदा तय पाया है, अगर उस पर इसने अमल ना किया तो फिर क्या होगा, क्योंकि जो सूट आप कंसल्टिंग डिग्री होती है उस पर तो आप अपील नहीं कर सकते। जो कॉम्प्रोमाइज डिग्री आप लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज जजमेंट आप लेते हैं, उसमें अपील तो नहीं है, तो वो फिर आप मतलब विथड्रॉल ऑफ द सूट अनकंडीशनली, ठीक है। तो आप अनकंडीशनली सूट विथड्रॉ कर रहे हैं। और दूसरा जो पहला बेस ये है, ठीक है। और दूसरी बेस क्या है कि आप विथड्रॉल ऑफ द सूट बट विद द परमिशन टू फाइल फ्रेश सूट अगेन। आप दूसरे में आपका अगर कोई वकील, कोई आपका जो कहते हैं वकील हाजिर माइंड है और वकील आपका क्लेवर है, तो आपको कहेगा कि आप ये जो सूट है ना इसको विथड्रॉ कर लें, लेकिन आप अपना फ्रेश सूट का हक अपने पास प्रिजर्व कर लें। अगर वो बंदा जिसने आपके साथ एग्रीमेंट किया है और उसके बाद उसके एग्रीमेंट पे अमल नहीं करता, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आपने फिर अगेन दोबारा नई फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने पास राइट प्रिजर्व करेंगे तो आप वो दोबारा उसके अगर वो सूट क्या कहते हैं अपने एग्रीमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो आप दोबारा सूट फाइल कर सकते हैं। और फिर कॉम्प्रोमाइज डीड होता है, कॉम्प्रोमाइज डीड आपने मतलब कॉम्प्रोमाइज डीड करवाया, अगर वो फिर उस पर अमल नहीं कर रहा तो आप एग्जीक्यूशन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले में तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब क्योंकि हमने पहले क्या कहा था कि जब आप कंसल्टिंग डिग्री लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज डिग्री लेते हैं, ठीक है, आप एग्रीमेंट के जरिए डिग्री लेते हैं, तो वो अपीलेबल नहीं होती, आप उसको अपील नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारे के सारे फिर कॉम्प्रोमाइज डीड एग्जीक्यूशन मिल जाते हैं। और टू फाइल फ्रेश सूट वो दूसरा जो बेस होता है, आप अपने पास राइट रिजर्व रखते हैं। जब आप पहला वाला करेंगे तो आपके पास कोई फिर आगे फिर उसके फिर रेमेडी नहीं रहती। हाँ, आपको मैंने बताया कि सूट जो होती है सॉरी ये कंसर्न डिग्री एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है, सॉरी अपीलेबल नहीं होती, बट देर आर थ्री एक्सेप्शंस। सबसे पहली एक्सेप्शन ये है कि अगर जो आपने कॉम्प्रोमाइज में जो अपने एग्रीमेंट में जो सेटलमेंट में कुछ शराइत रखी थी, वो उन शराइत के मुताबिक आपको डिग्री नहीं मिली, भाई जिसने आपसे भाई अब जज और मतलब जैसे निज़ाम चलता है, जज और जो दूसरी पार्टी है उसके बीच में आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसने जज ने उसको कहा कि आप उससे कॉम्प्रोमाइज डिग्री कर लें, फिर जो डिग्री आपसे आपको मैंने देनी है वो आपके हक में देनी है।
तो वो अगर उसमें क्या कहते हैं जो सेट क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज में या डीड में जो क्या कहते हैं कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए थे उसके मुताबिक नहीं दी जाती डिग्री, तब भी आपकी सूट क्या आप अब तब अपील कर सकते हैं। और दूसरा क्या होता है फ्रॉडुलेंट डिग्री। अब फ्रॉडुलेंट डिग्री आप लेते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज डिग्री भी फ्रॉडुलेंट तरीके से लेते हैं, तब भी आपको अपील का हक मिल सकता है। ये 2-3 कंडीशंस हैं कि भाई जब आपका जो कॉम्प्रोमाइज की जो भी डीड था या जो कॉम्प्रोमाइज की शुरू थी वो पूरी नहीं की गई और उसके बियॉन्ड आप चले गए, ठीक है। और तीसरी पहले जो तीसरी क्या थी, फ्रॉडुलेंट तरीके से आपने डिग्री हासिल कर ली, तब भी आप अपील कर सकते हैं। इन 3 केसेस में आप अपील कर सकते हैं इन केस ऑफ कंसेंट डिग्री, अदरवाइज यू कैन नॉट अपील। 14 के बाद आर्टिकल 15, उसमें जो रूल 1 है उसका पार्टी इज नॉट एट इशू, दैट इज द इम्पॉर्टेंट रूल। उसके अलावा बाकी जो रूल्स हैं वो भी मतलब नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट इन केस इन टर्म्स ऑफ द एग्जामिनेशन, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। उसमें कोई खास टेक्निकल चीज़ नहीं है जो जिसको आपको समझने में डिफिकल्टी हो। उस तरीके से सेक्शन ऑर्डर 16 है, दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। उसकी जो वर्डिंग है जब आप पढ़ेंगे एक लेमैन को भी वर्डिंग समझ आ सकती है इजीली। तो आइए हम थोड़ा सेक्शन ऑर्डर 16 का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। इशू फ्रेम। अब देखिए अब इशू फ्रेम हो गए, विद इन 7 days यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ द एविडेंसेस। आपने कौन कौन से एविडेंस, कौन कौन से विटनेसेस आपने बुलाने हैं, वो आपने उसकी जो लिस्ट होती है वो आपने जमा करानी होती है। उसे कहते हैं हम फहरिस्त गवाहान, उर्दू फहरिस्त गवाहान, लिस्ट ऑफ द विटनेसेस। अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस जब देने के बाद उनका जो भी खर्चा होता है एविडेंसेस का, ठीक है, विटनेस को बुलाने का, उसका आने जाने का खर्चा, उसका मतलब फॉर सपोज इज कमिंग फ्रॉम द कराची टू द लाहौर, ठीक है, तो अब देखो लाहौर से कराची आने का उसका खर्चा होगा, वहाँ पे स्टे का खर्चा होगा, वो किसने देना होता है, जो उसको बुला रहा है, विद द डिफेंडेंट और विद द प्लेंटिफ। जो भी उसको बुलाएगा वो उसके एक्सपेंसेस भी बियर करेगा। और वही सेम टेंडर प्लस रूल 3 बता देगा, टेंडर करेगा भाई कि मैं अपनी कंसर्न शो करेगा कि हाँ भाई इसके जो एक्सपेंसेस होंगे मैंने देने हैं। अब रूल 4 कहता है कि इनसफिशिएंट सम है जो वो पे किए गए, ठीक है। अब उसका खर्चा है 10,000, उसने पे किए हैं 5,000, तो इनसफिशिएंट अगर सम पे हुआ है तो कोर्ट से डायरेक्ट करेगी कि भाई आपने इसको पूरा खर्चा अपना पूरा दे दें, ठीक है, जो भी इसका एक्सपेंस हुआ है उसको पूरा दे दें। और उसके साथ साथ आप इसका अगर वो नहीं दे पाता तो फिर क्या होती है, उसकी कोई मूवेबल चीज़ को अटैच करके उसको बेचा जाता है या उसकी प्रॉपर्टी अटैच वगैरह कर दी जाती है, ताकि जो गवाह आ रहा है उसको किसी किस्म का अपनी तरफ से कोई नुकसान उठाना ना पड़े। आप देखिए ना, ये सारा का सारा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट की, कि उसको बोला है उनका एक्सपेंसेस बियर करें सारा का सारा। क्यों? क्योंकि तकलीफ इनको है, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ को है, ठीक है। तो वो अपने आप के हक में दोनों क्या कर रहे होते हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे होते हैं और अपने हक को डिफेंड करने के लिए कर रहे होते हैं। तो वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, और उन्होंने ये चीज़ें उसमें करनी होती हैं लाजमी। और उसके बाद सेक्शन रूल 5, टाइम प्लेस पर्पस। अब सम्मन जब आप जारी करेंगे उस विटनेस को, जब विटनेस सम्मन जारी करेंगे आप बताएंगे कि भाई कौन से टाइम पे आना है, कहाँ पे आना है और उसका पर्पस क्या है, आपने क्या चीज़ लेके आनी है। वो चीज़ आपने सारी की सारी सम्मन के अंदर डिफाइन करनी है कि आपने कब आना है, कहाँ पे आना है, कौन सी चीज़ें लेके आने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, किस एविडेंस के लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो आपने आर्टिकल 5 और आर्टिकल 16 रूल 5 यही कहता है कि आपने उसको किसी पर्पज के लिए बुलाना, तो पर्पज मेंशन करना है, कहाँ पे बुलाना है वो जगह मेंशन करनी है, वो कोड मेंशन करनी है, और किस टाइम बुलाना है, किस वक्त बुलाना है, किस दिन बुलाना है, वो दिन और टाइम भी मेंशन करना है। रूल 6 कहता है समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब देखें, एक बंदा है वो खुद आके उसने अपनी गवाही देनी है तो उसको आप बुलवाएंगे, और एक बंदे कहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके कब्जे में पड़े हुए हैं, लाइक सीडी वगैरह, उसके पास कोई रिकॉर्ड पड़े होते हैं किसी के पास, तो उस बंदे को आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़े हुए हैं, आपने ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। तो वो खुद अगर नहीं आता, किसी को डॉक्यूमेंट्स दे देता है वो, ठीक है, तो तब क्या होगा, मतलब उसने डॉक्यूमेंट्स पहुंचाने कोर्ट में किसी भी तरीके से, अगर डॉक्यूमेंट्स आ गए तो उसका आने की जरूरत नहीं है। अब रूल 7 कहता है सर्विस ऑफ द समन्स। सर्विस वही सेम होगी जो हमने किस में पढ़ी थी, डिफेंडेंट में, कि भाई सर्विस उसमें प्रोसेस सर्वर जाएगा, प्रोसेस सर्वर जाने के बाद मतलब सब कुछ जो भी प्रोसेस था उसकी फीस वगैरह कौन देंगे, जो विटनेस बुला रहे हैं उनकी फीस, समन्स की फीस वगैरह उन्होंने देनी है। जो सेम प्रोसेस था डिफेंडेंट को सर्व करने का समन्स, वही सेम प्रोसेस होगा यहाँ पे विटनेस को सर्व करने का समन। टाइम फॉर सर्विंग समन। अब देखो, आपने समन कब सर्व करना है उसको, अब देखो समन में डेट लिखी होती है कि आपने इस डेट को कोर्ट में पेश होना है, तो उस डेट से पहले पहले आपने उसको
इतना पहले देना है समन्स को सर्व करा मतलब करवाना है या उतना पहले उसको देना है ताकि वो उस डेट को कोर्ट में आ सके, वो आने जाने की तैयारी कर सके, वो सफर की तैयारी कर सके। अगर वो कराची से लाहौर आ रहा है तो एक दिन मतलब अगर ट्रेन पर तो एक दिन में नहीं आ सकता, इट टेक्स मोर देन 20 आवर्स, ठीक है, वो 20 आवर्स ज़्यादा लेती है। अगर कल पेशी है कोर्ट में, अगर उसको आज समन मिलता है तो वो तो नहीं प्रिपेयर कर सकेगा ना खुद को आज के वो लाहौर आके पहुंचे। आम उसको 1-2 दिन पहले दिया जाए ताकि उसको पता चल जाए और वो फिर उस तरीके से वो कोर्ट में आ जाए और अपने सफर वगैरह की तैयारी कर ले। मतलब टाइम फॉर सर्विंग अ समन इट शुड बी बिफोर फ्यू डेज ऑफ द हियरिंग ऑफ द केस, ठीक है। हियरिंग से कुछ दिन पहले होना चाहिए, या जो डेट ऑफ अपीयरेंस है ऑफ द विटनेस उससे कुछ दिन पहले, इतना पहले होना चाहिए कि उस बंदे को इतना मौका मिल जाए, इतनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वो उसमें अपने आप को तैयार कर सके सफर के लिए, उसको उस जगह पे आने के लिए। प्रोसीजर व्हेन विटनेस फेल्स टू कंप्लाई विद द समन्स। अब देखिए समन्स के मतलब अब जब समन ने कहा था कि भाई आपने इस तारीख को आना है, इस तारीख को आना है, ऐसे आना है, इस पर्पज के लिए आना है, अगर उसने उस चीज़ के लिए कंप्लाई ना किया, उस चीज़ के मुताबिक ना हुआ, तो उसके लिए क्या होता है, वारंट इशू होगा। और वारंट ऐसे कोर्ट खुद ब खुद इशू नहीं करेगी, वारंट तब इशू होगा जब दूसरी पार्टी जो उसको बुला रही थी वो डिजायर करे कि हाँ भाई इसके खिलाफ वारंट आप जारी करें, क्योंकि वो खुद इस पे तो आ नहीं रहा, हमारे बुलाने पे समन पे आ नहीं रहा, तो आप वारंट जारी करें। वारंट जारी के बाद क्या होती है, अटैचमेंट की जाती है फिर उसकी प्रॉपर्टी की, ठीक है, फिर प्रोक्लेमेशन वगैरह होती है। उसके बाद जब वो आ जाता है रूल 11 के तहत, रूल 10 के तहत आप क्या करेंगे, वारंट एंड प्रोक्लेमेशन करवाएंगे। अब रूल 11 के तहत अगर वो आ जाता है, जो उसकी अटैचमेंट हो हुई पड़ी किसी प्रॉपर्टी का, उसको अटैच किया हुआ है, आपने उसको क्या करना है, विथड्रॉ कर देनी है। वो अटैचमेंट वुड बी विथड्रॉन व्हेन ही अपीयर्स, और उसको कोर्ट को अपना आगे रीजन बताते हैं। अच्छा, रूल 12 बताता है फेल्स टू अपीयर ओनली फेल्स टू अपीयर, ठीक है। अब अपीयर तो हो जाता है, ठीक है, अब क्या कहते हैं, अपीयर हो जाए, लेकिन वो कोर्ट को सर्टिफाई नहीं कर सकता अपनी जो पिछली जो नॉन अपीयरेंस थी उसकी वजह से, या लेट आने की वजह से, या समन से कंप्लेन ना करने की वजह से कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसके ऊपर क्या होता है, फाइन लगता है। और फाइन भी उसके लिए भी 4 सिचुएशन से तब फाइन लगेगा, अदरवाइज फाइन नहीं लगेगा। अब पहली क्या थी, उसे हम प्रोक्लेम कर दें, ठीक है, उसे हम इश्तिहारी बना दें कि भाई इसको हमें चाहिए, और उसके खिलाफ वारंट चला गया हो, या दोनों चीजें, वारंट भी हो गया हो और उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन भी हो गई हो, तब भी आप उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकते हैं। ये जो फाइन यहाँ इम्पोज किया यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 2000, ठीक है, ये 1908 कानून बना हुआ है। तब उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी भी लेजिस्लेटर ने इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे नहीं है कि उसको रजिस्टर कर सके सही तरीके से कि भाई आज का जो उसका अमाउंट है तो उसके मुताबिक तो रखे ना, 2000 नॉट अ बिग अमाउंट। ये 1998 में कानून बना हुआ है, तो उस हिसाब से उन्होंने उस हिसाब से उन्होंने 2000 डाला था, तो अब तक ये 2000 चलता हुआ आ रहा है। नो लॉफुल एक्सक्यूज आर नॉट अपीयरिंग। अगर कोई उसका लॉफुल एक्सक्यूज नहीं था, ठीक है, और वो नहीं अपीयर हो रहा, तो उसके खिलाफ भी क्या हो जाएगा, फाइन, उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाता है। तो ये सिंपल किसके बारे में था, समनिंग द विटनेसेस। आप विटनेस को कैसे बुलाएंगे, विटनेस मतलब जो भी बुलाएगा उसका एक्सपेंस वगैरह बर्दाश्त करेगा, ठीक है, तो उसका अगर कम पैसे दे रहा है तो वो कोर्ट से डायरेक्ट करेगी, डायरेक्ट अगर उसके बावजूद भी नहीं दे रहा तो कोर्ट की प्रॉपर्टी अटैच करके या उसको बेच के, मतलब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेच के उसका वो खर्चा वगैरह पूरा करेगी, ठीक है। जब वो प्रोसीजर में जो प्रोसीजर बताया गया है समन में, आपने इस टाइम आना है, इस तारीख को इस जगह पे आना है, अगर वो नहीं होता तो फिर उसके अगेंस्ट वारंट वगैरह हो सकता है, ताकि उसको फिर पुलिस उसी दिन उस जगह पे लेके आएगी उस टाइम पे, और फिर उसके बाद अटैचमेंट की जा सकती है। अगर खुद आ जाता है तो फिर वो अटैचमेंट विथड्रॉ हो जाती है, और फिर किन सिचुएशन में फाइन इम्पोज होता है वो अभी हमने डिस्कस किया। प्रोक्लेमेशन हो गया, वारंट हो गया, ये दोनों इशू हो गए, या अकेला इशू इनमें से कोई एक इशू हुआ, या दोनों इशू हो गए, या कोई वो बंदा खुद अपीयर नहीं होता, या कोई उसके बाद अपीयर होता है लेकिन प्रीवियस नॉन अपीयरेंस का उसके पास कोई लॉफुल एक्सक्यूज नहीं है, तब भी उसके ऊपर फाइन है। 17 में हमने सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है राइट ऑफ, आपको जब एविडेंस का राइट होता है वो कब क्लोज होता है। राइट ऑफ एविडेंस तब क्लोज होता है जब आपको अगेन एंड अगेन वार्निंग दी जा रही हो, अगेन एंड अगेन वार्निंग दी जा रही हो, आपको नोटिस दिए जा रहे हो कि भाई अपना जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड करवाएं, लेकिन आप उस नोटिस इशू होने के बावजूद भी आप क्या कर रहे हैं, अपना राइट अपना एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवा रहे हैं। तो सेक्शन रूल 3 के तहत, आर्डर 7 रूल 3 के तहत आपका राइट ऑफ एविडेंस क्लोज हो जाएगा। और जिस तरीके से हमने पढ़ा था आर्डर 8 रूल 10 कि भाई जब आपसे रिटन स्टेटमेंट रिक्वायर की जा रही है, जब आपसे मांगी जा रही है, तब आप रिटन स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, राइट टू डिफेंस क्या हो जाएगा, स्ट्रक ऑफ हो जाएगा। आप उसके बाद फिर आप डिफेंस का राइट यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप फिर राइट ऑफ एविडेंस, आप अपने एविडेंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब आप एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो आपकी सूट किस काम की, बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सूट, यू हैव टू प्रूव योर प्लान विद द एविडेंसेस। अच्छा, उसके बाद इसमें एक डिफेंडेंट और काउंसल, इफ दे बोथ आर प्रेजेंट,
इफ दे सॉरी बोथ आर नॉट प्रेजेंट, अगर वो दोनों नहीं आते तो फिर क्या होगा, एक्स पार्टी अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 17 रूल 13। और सेम तरीके से अगर प्लेंटिफ और काउंसिल दोनों नहीं आते तो नॉन प्रोसिक्यूशन, क्या हो जाएगा, नॉन प्रोसिक्यूशन। अच्छा, उसके बाद प्लेंटिफ नहीं आता लेकिन उसकी काउंसिल आती है और उसके बिना में क्या होती है, केस डिसमिस हो जाता है। केस डिसमिस अगर इसमें हो गया तो फिर आप क्या रेमेडी होगी, आपके पास अपील की रेमेडी होगी, और यहाँ पे आपकी रेमेडी क्या होगी, नॉन प्रोसिक्यूशन में एप्लीकेशन फॉर रीस्टोरेशन, एप्लीकेशन फॉर द रीस्टोरेशन। जो एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड डिग्री होती है या एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन होती है, वो उसी सेम कोड में दी जाती है जहाँ पे जिस कोड ने आप खिलाफ सेटिंग असाइड सॉरी एक्स पार्टी डिग्री दी हो, या जिसने आपकी नॉन प्रोसिक्यूशन के तहत आपकी आपकी जो क्या कहते हैं सूट है या प्लेंट है उसको डिसमिस कर दिया हो। अब नॉन प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, जब प्लेंटिफ ना आए तब उसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रोसिक्यूशन। जब डिफेंडेंट ना आए तब उसे हम क्या कहते हैं, एक्स पार्टी। अब जो एक्स पार्टी किसके साथ, ट्रम्प किसके साथ रिलेटेड है, डिफेंडेंट के साथ, और जो नॉन प्रोसिक्यूशन वो किसके साथ रिलेटेड है, वो रिलेटेड है प्लेंटिफ के साथ।